हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी लोगों को कैसा रहा आपका नया साल, आपका सेलिब्रेशन कैसा था, सब चीज़ें मुझे बताना। और मैं थोड़ा सा लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मेरा टारगेट था कि मैं दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट करा दूँगी, लेकिन एक वीडियो से मैं रह गई बिकॉज मुझे कोल्ड हो गया था, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा गैप लिया। और फिर न्यू ईयर का टाइम था तो मुझे लगा आप लोग भी सब इन्जॉय कर रहे होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन आज हम हमारा लास्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इसी के साथ हमारा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग कुछ एग्ज़ाम पैटर्न से, यानी सीबीएसई का पैटर्न हमने कंप्लीट करा है। हम लोग फिर नीट या जेई के हिसाब से, उसके पैटर्न से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर कुछ टॉपिक्स रह गए तो वो करेंगे। वो सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो के बाद, जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग वो चीज़ करेंगे। वन शॉट वीडियोस करेंगे सारे चैप्टर्स के। तो आज हम लोग हमारा सिलेबस वाइज लास्ट वीडियो कर लेते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए मैं सॉरी बोल चुकी हूँ। थोड़ा सा मुझे कोल्ड वगैरह था। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर था वो चैप्टर चल रहा था ऑसिलेशंस वाला। उसके अंदर हमने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी बेसिक डेफिनेशंस, जो भी इक्वेशंस आती है एनर्जी की हो गई, जो भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों टाइप की एनर्जी, उसके टाइम पीरियड की सारी इक्वेशंस हम लोग पढ़ चुके हैं। और आई होप कि वो आप लोगों को समझ में भी आया हो। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी इक्वेशन में, टॉपिक में, थ्योरी में, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, तो हम लोग उसको डेफिनेटली दोबारा कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हम लोग उसके आगे छोटा सा वीडियो, छोटे से टॉपिक्स है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। आपके चैप्टर के हिसाब से अगर मैं सीबीएसई के सिलेबस से बात करूँ तो बहुत ही थोड़ा सा रहा है। हमें थोड़ा सा सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ना है और फोर्स्ड और जो डैम्ड ऑसिलेशन है बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, हल्का सा दिया हुआ है, तो हम लोग बस उतना ही पढ़ेंगे। इसके ऊपर जब न्यूमेरिकल्स आएंगे ना तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमें जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करना है। तो वो सब बात की बातें हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं कि हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी ऑसिलेशन के लिए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए। वो था इसका टाइम पीरियड, जिसका फॉर्मूला था T=2π√m/k, जहाँ पे जो m था वो मास था और जो k था वो कांस्टेंट था। अगर हम लोग स्प्रिंग की बात करेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट था यहाँ पे। तो ये रिलेशन, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसे आया ये भी हम लोग पढ़ा है। लेकिन अब उसके आगे चीज़ आती है कि जब इस पर न्यूमेरिकल्स आएंगे ना तो आपको सिंपल ऐसा नहीं देंगे कि ये हमने ले लिया, ये स्प्रिंग हो गई, ये मास ले लिया, चलो भाई टाइम पीरियड निकालो। नहीं, इतना ईजी क्वेश्चन आएगा तब तो हमारे पास फॉर्मूला है, हमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस पर क्वेश्चन बनने के लिए हमें जो स्प्रिंग है ना उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। तो उन कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला भी थोड़ा ना थोड़ा कहीं चेंज हो जाएगा। तो वही चीज़ हमें पढ़नी है कि कैसे स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन से इस फॉर्मूला के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ने वाले हैं कि हम लोग स्प्रिंग्स की बात करें, ठीक है ना। ये फॉर्मूला स्प्रिंग के लिए था, हम लोग स्प्रिंग के ऑसिलेशन की बात करें तो इसी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब स्प्रिंग्स का सीरीज कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, तब फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा। और इसके आगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आप दोनों तरह से पढ़ सकते हो, क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि जैसे कि इसके अंदर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप से ड्रॉ करके कर सकते हो, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा एग्जाम में। जो पहली बार पढ़े उनके लिए हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि हमने एक स्प्रिंग ली, दूसरी स्प्रिंग ली, ये मास अटैच करा, ठीक है। इसका कॉन्स्टेंट इसका K1 ले लो, इसका K2 ले लो और ये हमने ऊपर से टाई कर दिया। तो यहाँ पे जो दोनों स्प्रिंग्स है ना वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, एक का एंड दूसरे के इनिशिएट वापस कर रहा है, तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। और इसको आप लोग ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा कि एक स्प्रिंग ले ली, दूसरी स्प्रिंग ले ली और ये हमने मास m अटैच कर दिया, इस टाइप से, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। चाहे आप वर्टिकली लो चाहे हॉरिजॉन्टली लो, आपको पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन कैसे वर्क कर रहा है, वो सीरीज है या पैरेलल है। इस टाइप के कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे आपके, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा, देखो जब हमारे पास एक ही स्प्रिंग थी, एक ही स्प्रिंग कांस्टेंट था K, तो हमने सिंपल फॉर्मूला लिख दिया 2π√m/k। अगर यहाँ पे एक होता ना तो हमें सोचने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमारे पास दो स्प्रिंग है। तो अब हमें ये फॉर्मूला कैसे चेंज करना है, तो वैसे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका जो डेरिवेशन है कहीं इतना काम नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि देखो फॉर एग्जांपल हम लोग ये वाला ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, एक फोर्स लगेगा। तो अब यहाँ पे देखो चाहे K1 हो चाहे K2, फोर्स एक ही लगेगा। अब मैं इन पे अलग अलग फोर्स नहीं लगा सकती, तो फोर्स की वैल्यू दोनों स्प्रिंग के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन
जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको हम लोग एक्स लिखते हैं ना, हमारा रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो जो एक्स था वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों स्प्रिंग के लिए अलग अलग होगा, बिकॉज स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है। स्प्रिंग की अगर दो स्प्रिंग है, दोनों का जो कांस्टेंट है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, तो इसका मतलब उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, वो अलग अलग बिहेव करेगी। कोई ज़्यादा टाइट हो सकती है, कोई स्मूथ हो सकती है, तो वो अलग अलग है। इसीलिए हमने K1 और K2 लिया, के नहीं लिया, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ है ना, तो उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है ना दोनों के लिए, वो भी अलग होगा। इसके लिए x1 ले लो, इसके लिए x2 ले लो। हाँ, अगर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी सेम है तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी सेम ले सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग इंडिविजुअल लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना x, वो क्या होगा, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 लिख सकते हैं। अब फॉर्मूले की बात करें, हमारे पास है F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अगर मैं बात करूँ फोर्स के लिए तो हम लोग दो लिख सकते हैं यहाँ पे, के x1 एंड F इक्वल्स टू माइनस के x2। फोर्स की वैल्यू दोनों के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी, बिकॉज एक ही फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से हमें x1 और x2 की वैल्यू मिल जाएगी। x1 हो जाएगा F अपॉन K1 माइनस का, सॉरी K1 K2 कर दो, और x2 क्या हो जाएगा, माइनस का F अपॉन K2। तो ये वैल्यू आप पुट कर दो। x के लिए लिख दो कंबाइन F अपॉन K, इफेक्टिव लिख लो। हमें ये जो फॉर्मूला होगा ना, जब कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल K नहीं होगा और K इफेक्टिव हो जाएगा। जो भी इफेक्टिव K हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है, वो ये हो जाएगा माइनस का F अपॉन K1 और ये हो जाएगा माइनस का F अपॉन K2, ठीक है, सॉरी F हो जाएगा। देखो F और F कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन K इफेक्टिव, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस हो जाएगा K1 प्लस K2, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास K इफेक्टिव जो आएगा ना, वो आएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है ना टाइम पीरियड का, वो ये नहीं हो कि हमारा फॉर्मूला हो जाएगा T इक्वल्स टू 2 पाई रूट M अपॉन K इफेक्टिव, और K इफेक्टिव कितना हो जाएगा, K1 K2 और मल्टीप्लाई में K1 प्लस K2। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे काम आने वाला है। कब, जब हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन हो, तब हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे मिलेगा। और इसकी जगह अगर K1 और K2 की वैल्यू सेम है, ठीक है, यहाँ पे सेम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K1 स्क्वायर, सॉरी K स्क्वायर और 2K, जिसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, K अपॉन 2, K अपॉन 2। तो सिंपली यहाँ पे आपको K अपॉन 2 यानी ये हो जाएगा 2M अपॉन K अंडर रूट का, ये फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। तो वो आपको चेक करना, अगर आपको जनरल फॉर्मूला पता है तो आप चाहे K1 और K2 की वैल्यू सेम हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी वैल्यू आप पुट करके यहाँ पे K इफेक्टिव की वैल्यू निकाल सकते हो। जो सम है वो ये है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। अगर तीन जो स्प्रिंग्स है तो 1 प्लस 1 अपॉन K3 भी हो जाएगा, आपको अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना होगा। और अगर क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी है, K1 की वैल्यू है, K2 की वैल्यू, वो सारी वैल्यूज आपको पुट करनी है। थ्योरी में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, इफ़ 2 स्प्रिंग्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तब कौन से पैरामीटर की वैल्यू फिक्स रहेगी, डिस्प्लेसमेंट फिक्स रहेगा, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो फिक्स रहेगा, या फिर कुछ नन ऑफ द अबव, या फिर ऑल ऑफ, कुछ भी हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, या फिर एक हो सकता है फोर्स विल बी सेम। तो यहाँ पे आंसर आपको करना है फोर्स। जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, ठीक है। तो इस टाइप से आप सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर सकते हो, ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। आप लोगों का न्यू ईयर कैसा रहा बताना मुझे, कैसे सेलिब्रेट करा, क्या गोल्स है आपके 2024 के, नीट जेईई के जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो पास में आ रहे हैं, कितनी तैयारी चल रही है। वैसे अगर मैं तो 11th क्लास का पढ़ा रही हूँ, तो मेरे हिसाब से जो मेरा वीडियोस देख रहे हैं वो लोग 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उनका तो भी एग्ज़ाम नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, चलो ठीक है। लेकिन अगर कुछ 12th के स्टूडेंट्स भी वीडियो देखते हैं तो वो मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों की नीट जेईई की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है। ये हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा, जैसे कि हमारे पास 2 स्प्रिंग है, ये हो जाएगी 1 स्प्रिंग, ये हो जाएगी 2 स्प्रिंग, और इस टाइप से यहाँ पे आप मास लगा दो M, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको हॉरिजॉन्टल वाला लेना है तो ये ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ पे मास M, ये हो जाएगा K1 K2, यहाँ पे भी आप लिख दो K1 K2।
तो इस टाइप का जब कॉम्बिनेशन होगा ना, जब दोनों स्प्रिंग्स अलग से किसी एक मास m से अटैच होगी, तो उस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मैं इसके लिए सॉल्व नहीं कर रही हूँ बिकॉज वो कहीं काम का नहीं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे ना, तो आप पे जो डिस्प्लेसमेंट x होगा ना वो तो सेम रहेगा, आप इसको आगे की साइड फोर्स लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट जितना होगा ना, उसका डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही होगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सेम होगा और फोर्स क्या हो सकता है, फोर्स वेरी कर सकता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इस मेथड को इन दो थ्योरीज को, इन दो फॉर्मूलाज को अप्लाई करके जो फाइनल फॉर्मूला हमारा निकलेगा ना टाइम पीरियड का, वो निकलेगा T = 2π√m/k इफेक्टिव सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो k इफेक्टिव होगा ना, वो k इफेक्टिव क्या होगा, K1 + K2। अगर मैं दो स्प्रिंग की बात कर रही हूँ, नंबर ऑफ स्प्रिंग्स ज़्यादा है तो K1 + K2 + K3, जितने भी नंबर ऑफ स्प्रिंग्स है उतना आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा T = 2π√m/k इफेक्टिव, यानी K1 + K2। ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। तो जब ये जस्ट ऑपोजिट है, जब हमने ये वाला केस कैसा है, कैपेसिटर वाला केस है, जब हमने कैपेसिटर्स के अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, चलो ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते, वो आपकी क्लास 12th में। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो 1/k = 1/k1 + 1/k2 आएगा। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा तो सिंपली आपको जितने भी केस है उनको ऐड करना और फॉर्मूले में पुट करना। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन पहले हमने पढ़ लिया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है। K1 K2 की वैल्यू गिवन है, बहुत अच्छा है, नहीं गिवन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा आपका आंसर। अब इसके अंदर एक कंफ्यूजन जो रहता है, वो कंफ्यूजन रहता है कि क्वेश्चन में आपका ऐसा भी आ सकता है कि हमने लिया है, कैसे लिया है, ये स्प्रिंग ली है, फिर बीच में मास को अटैच किया है, देन एक स्प्रिंग ली है, दिस इज K1 एंड दिस इज K2। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन क्या होगा, देखो अभी हमने पढ़ा कि एक के जस्ट पीछे दूसरा लगा रखा होगा तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। लेकिन ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। आप देखो एक ही मास को दोनों स्प्रिंग से अटैच किया हुआ है, एक ही मास को दोनों स्प्रिंग से अटैच किया हुआ है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन कौन सा था, अभी जस्ट हमने पढ़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आपको याद रखना है कि अगर इस टाइप का आता है ना तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे जो K इफेक्टिव है ना वो कितना होगा, K1 + K2 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक ये भी हो सकता है कि हमें दो मास दिए हुए, m दिया हुआ और उनके बीच में एक स्प्रिंग लगा दी, लेट्स से दिस इज m1, दिस इज m2 और ये स्प्रिंग का कांस्टेंट हो गया k। अगर इस टाइप का कॉम्बिनेशन है तो हमारे पास ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, तो उसके लिए जो टाइम पीरियड होगा ना, देखो T = 2π√m/k था, तो k तो एक ही है तो वो तो k तो आना ही है। जो चेंजेस आएंगे ना वो m में आएंगे, बिकॉज अभी तक हमारे पास क्या था, सिर्फ एक मास था, तो हम लोग सिंपली m/k लिख देते। लेकिन यहाँ हमारे पास दो मासेस है, m1 एंड m2। तो हमारा जो फॉर्मूला है ना यहाँ पे आ जाएगा म्यू, और म्यू क्या है, ये म्यू है रिड्यूस्ड मास। आप लोगों ने, हमने पढ़ा है जब हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर पढ़ा था ना, तब वह हमने रिड्यूस्ड मास पढ़ा था। जो रिड्यूस्ड मास म्यू है ना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी m1 m2/m1 + m2। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी म्यू की, आप कैलकुलेट कर लो और वो वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे। तो जब इस टाइप का कॉम्बिनेशन आएगा जहाँ हमारे पास दो मासेस होंगे या फिर मासेस की वैल्यू ज़्यादा होगी और स्प्रिंग एक ही रहेगी, तो आपको वहाँ पे ये फॉर्मूला पुट करना है। सिंपली रिड्यूस्ड मास की कैलकुलेट कर लो और फॉर्मूले में पुट कर दो, आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। और इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बिकॉज हमने बताया m और k ये दो चीज़ें, यहाँ पे ग्रेविटी एक्सीलरेशन उनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमारे फॉर्मूला में वो चीज़ है ही नहीं। हमारे फॉर्मूला में ना तो कहीं पे ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं है, नहीं हमारे पास कहीं एक्सीलरेशन या वेलोसिटी की टर्म है। तो अगर वो ट्रैवल कर रहा है, वेलोसिटी एक्सीलरेशन उन चीज़ों से इस पर इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज कहीं ना हमारे जो टाइम पीरियड की फॉर्मूला में वो दोनों पैरामीटर्स है ही नहीं, या फिर कोई भी तीसरा पैरामीटर है ही नहीं, सिंपली m और k है। तो इनके अरेंजमेंट, अगर इनके अरेंजमेंट में चेंजेस आते हैं तो हमारे फॉर्मूला में चेंज आएगा, अदरवाइज कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ओके, तो ये हमारे यहाँ पे स्प्रिंग से रिलेटेड जो ऑसिलेशंस है ना वो यहाँ पे खत्म होते। देखो इनके ऊपर ना न्यूमेरिकल की मैं बात करूँ ना, बहुत सारे न्यूमेरिकल से 3 अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन भी आते हैं। कुछ इस टाइप से हो गया, ये हमने ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे एक स्प्रिंग ले लिया, फिर मास लगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं और वो मैं करवाऊंगी,
वो आप ऐसा मत सोचो मत कराऊंगी, बिकॉज अभी तक हमने जो सिलेबस किया है ना वो सीबीएसई के हिसाब से कंप्लीट करा है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो एडवांस की बात करूँ, मेंस की बात करूँ, नीट के हिसाब से देखें तो कुछ न्यूमेरिकल पर्पस से कुछ और टॉपिक्स आ जाते हैं, तो वो हम लोग डेफिनेटली करवाने वाले। तो आप ऐसा मत सोचना कि यार वो टॉपिक रह गया, नहीं, वो मैं करवाऊंगी और मुझे सब याद है कि मुझे क्या करवाना है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। अभी तक हमने जो ये ऑसिलेशंस पढ़े ना वो हमने पढ़े सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब हम लोग लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं एंगुलर ऑसिलेशंस या एंगुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल पेंडुलम को, ठीक है। सिंपल पेंडुलम, क्यों पेंडुलम, पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ पे हम लोग एंगुलर टर्म्स पढ़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे थीटा भी इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है देखो, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक एल लेंथ की स्ट्रिंग है, यहाँ पे हमने एक बॉब या जो नॉर्मली कोई भी ऑब्जेक्ट ले दो मास m का ऑब्जेक्ट, ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये रहता है सिंपल पेंडुलम। अब आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सा फोर्स दिया, यहाँ पे फोर्स दिया, छोड़ोगे इस साइड में डिस्प्लेसमेंट होने लग जाएगा और ये कुछ इस टाइप से टू एंड फ्रो एक पर्टिकुलर पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करता है। तो इस टाइप का जो ऑसिलेशन होगा ना वो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन उसके अंदर एंगुलर मोशन होगा। क्यों, बिकॉज आप इसको डिस्प्लेस करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इधर नहीं और इधर ले आते हैं, ठीक है। इधर मैंने इसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दिया, m यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैंने इसको, ये ऐसे था, मैं इसको ऐसे करके फिर छोड़ देती हूँ, तो अब क्या होगा, मैंने ऐसे किया, अब ये छोड़ के वापस क्या होने लग जाएगा, इसके अंदर ऑसिलेशंस होने लग जाएंगे। तो यहाँ पे एक एंगल इन्वॉल्व हो गया, और जैसे ही एंगल इन्वॉल्व हो गया ना तो ये एंगुलर एसएचएम के अंदर आ जाएगा, और इसीलिए हम लोग इसको एंगुलर एसएचएम के अंदर स्टडी करते हैं सिंपल पेंडुलम को। इसके अलग अलग वेरिएबल्स भी होते हैं। ये सिंपल पेंडुलम में हम लोग फोर्स्ड और डैम्ड ऑसिलेशन भी पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा पार्ट है लेकिन पढ़ेंगे। लेकिन मेनली आपको इसको समझना है कि इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज आपको कैसे लाने हैं, ओके। अब हम लोग को लिखाना है कि जब इस टाइप का पेंडुलम, इस टाइप की सिचुएशन है, आपने इसको यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा एक एंगल से डिस्प्लेस करा और छोड़ दिया, छोड़ने के बाद ये ऑसिलेशन करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इसका जो ऑसिलेशन है ना उसका टाइम पीरियड t कितना होगा। हमने स्प्रिंग वाले केस में भी यही करा था ना, हमने एक फोर्स दिया F और फिर इसको छोड़ दिया, फिर वो ऑसिलेशन करना स्टार्ट हो जाती है। उसका टाइम पीरियड हमने निकाला था जो कि था t इक्वल्स टू रूट 2 पाई रूट m अपॉन k। अब वही हम लोग सिंपल पेंडुलम में पढ़ रहे हैं। हमने इसको डिस्प्लेस किया इस एंगल से, फिर छोड़ दिया, अब ये ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर जाएगी। तो अब इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा वो हमें निकालना है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ लीनियर वाले मोशन की, तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट था, ये था x था। अब यहाँ पे हम लोग एंगुलर पढ़ रहे हैं ना, तो एंगुलर में देखो आपको कन्वर्जन आना चाहिए, a की जगह होता है अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा होता है। तो अब हमें अगर हमारा जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई रूट m अपॉन k था, ठीक है, या फिर 2 पाई बाई ओमेगा, ये फॉर्मूला था। तो अगर हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि सिंपल पेंडुलम का केस है वो फाइंड करना है, तो हमें किसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर हमें अल्फा की वैल्यू पता है ना, अगर ये अल्फा की वैल्यू में अल्फा और थीटा का रिलेशन हमें निकल जाएगा ना, तो हम लोग ओमेगा की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। और जैसे ही ओमेगा की वैल्यू निकली, पुट किया इस फॉर्मूले में और हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि हम लोग कैसे अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो आप देखो, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एंगुलर फोर्स की। और एंगुलर फोर्स आपको पता है, नॉर्मली हम लोग फोर्स पढ़ते हैं, जब हम लोग एंगुलर टर्म्स में चले जाते हैं तो हम लोग फोर्स को ऐसे लिखते हैं, टॉर्क में लिखते हैं, टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला था टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा, फॉर्मूला था, ठीक है। यहाँ से हमको अल्फा की वैल्यू निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको टाउ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। टाउ को हम लोग क्या लिखते थे, आर क्रॉस एफ इक्वल्स टू आई अल्फा लिखते थे, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ आई अल्फा इक्वल्स टू एफ एंड आर परपेंडिकुलर। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ऐसा मत सोचना कि अरे ये कहाँ से आ गया, नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसे आर परपेंडिकुलर आया, आई अल्फा का रिलेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, ओके। तो अब आपको देखना है कि हमारे पास यहाँ पे आई हम लोग निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हमको आर परपेंडिकुलर पता होना चाहिए और एफ पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हमें पता है तो हम लोग इजीली अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम जी,
होगा फोर्स यहाँ पे। दूसरी चीज़ देखो, ये भी लेंथ एल है, तो अगर मैं इसको कुछ ऐसे करूँ तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर है ना ये वाली डिस्टेंस, ये हो जाएगी एल साइन थीटा होगा। अब देखो, जिस लाइन के लिए निकाल रहे हैं ना, उस लाइन के लिए यहाँ पे अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो उसके लिए तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यही लाइन है, इसी के अक्रॉस हमें टॉर्क निकाल रही तो वो वैल्यू तो जीरो आ जाएगी। उसी एक्सेस के रेस्पेक्ट में ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो टॉर्क की वैल्यू है वो क्या होगा, आर परपेंडिकुलर फोर्स। फोर्स कौन सा होगा, ये वाला फोर्स, ठीक है। ये फोर्स लग रहा है एम जी, ये फोर्स आर परपेंडिकुलर, यानी ये वाली एक्सिस को लेके जाओ और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो, मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना, ये हमारी क्या है, आर परपेंडिकुलर है। देखो मैं फिर से बता रही हूँ कैसे आर परपेंडिकुलर लेना, इसके लिए आप डिटेल से मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो। हमने पढ़ा होगा रोटेशनल मोशन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर हमने डिटेल से पढ़ा कि हमको आर परपेंडिकुलर कैसे लेना है। तो ये वाली डिस्टेंस हमारी आर परपेंडिकुलर, जो फोर्स है ना, फोर्स के परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस, तो ये हमारा फोर्स है, इसके परपेंडिकुलर, चाहे ये ले लो ये ले लो ये ले लो, सेम ही आने वाली है, तो वो आर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमारे पास आई अल्फा, देखो आई ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लेते हैं, एम आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेंथ की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग रेडियस की बात नहीं कर रहे कि हमने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिया उसकी रेडियस आर है, नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। अगर हमने स्ट्रिंग से अटैच किया ना इस बॉब को, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेंथ एल, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू एफ कितना है, एम जी, आर परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल साइन थीटा, एल की टर्म में लेनी हो जाएगा एल साइन थीटा। अब यहाँ आएगा नेगेटिव साइन, किस लिए नेगेटिव साइन आएगा, बिकॉज आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हो इस साइड में, इधर आप टॉर्क लगा रहे हो, लेकिन ऑसिलेट किधर करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा। अब आप देखो m से m तो हो गया कैंसिल, एक l से एक l भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, l अल्फा इक्वल्स टू माइनस का g साइन थीटा, या फिर अल्फा इक्वल्स टू माइनस का g अपॉन l साइन थीटा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ सी, हमारे पास जो रिलेशन था अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा था, थीटा ही था। अब आप देखो कि हमारे पास अल्फा है, हमारे पास ओमेगा स्क्वायर हम लोग, लेकिन हमारे पास साइन थीटा है, थीटा नहीं, हमें थीटा की टर्म में चाहिए, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब थीटा की वैल्यू बहुत ही कम हो ना, 0.5 डिग्री 7 डिग्री बहुत ही कम हो ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। और आप खुद देखो ना, पेंडुलम को यहाँ से लेके इतना को 90 डिग्री तक नहीं लेने वाले हो, बहुत ही माइनर सा डिस्प्लेस करते हो, इसलिए थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू माइनस जी अपॉन एन थीटा। हमने साइन थीटा को थीटा ले लिया, आप ले सकते हो अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। नाउ सी, नाउ कंपेयर, ये इक्वेशन को कंपेयर करोगे ना, तो आपको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, जी अपॉन एल, और ओमेगा की वैल्यू आएगी रूट जी अपॉन एल। और अब तो टाइम पीरियड निकालना बहुत ईजी है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला था टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, कर लो क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। सो दिस इज आर फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड फॉर व्हाट, फॉर सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ पे आप देखो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला आया है, विच इज टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, किन वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है, एल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो लेंथ है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटी आया, ठीक है, दिस इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यहाँ पे ये आया। तो मतलब अगर हम लोग ग्रेविटी चेंज करते हैं, किसी दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं, कहीं और जाने की बात करते हैं, तो वहाँ पे इसमें चेंजेस आएंगे। एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं। कैसे वेरिएंट हो सकते हैं, आई थिंक ये वाला जो डेरिवेशन है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो मैं अभी भी बोलती हूँ, डेरिवेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप सीबीएसई की बात करो, हाँ इंपॉर्टेंट है, आपको किसी थ्योरी वाले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, लेकिन अगर मैं न्यूमेरिकल पर्पज से कहूँ या फिर मैं आपको बोलूँ कि आपको नीट चाहिए, तो वहाँ पे आपको वही फॉर्मूला, ये डेरिवेशन नहीं पूछने वाला है। हमेशा बोलती हूँ, यू शुड डेफिनेटली नो द प्रोसेस, जो प्रोसेस है कैसे हमने कैलकुलेट किया वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको रटना नहीं है, जैसे आप एग्जाम के लिए रटते हो ऐसे ये स्टेप ऐसे करके, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू नो द फॉर्मूला, इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट, आप न्यूमेरिकल्स ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो अब इसके अंदर देखो हमारे पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है ना, वो है टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी।
चलो ये हमने बात कर लिया अर्थ की। अगर हम लोग मून पे जाके, ठीक है, हम लोग मून पे गए हैं और मून पे हमने सेम पेंडुलम को रखा है, तो टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आएंगे? तो चेंजेस, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है क्या टाइम पीरियड चेंज होगा ऑसिलेशन का? डेफिनेटली होगा। वाई? बिकॉज ये ग्रेविटी पे डिपेंड करता है और मून पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू अलग होती है। मून पे जो ये कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है g/6, ये अर्थ पे डिवाइडेड बाई 6। तो उस हिसाब से मून पे जो टाइम पीरियड होगा ना वो होगा 2π√, ये gm हो जाएगा L/gm, जिसकी वैल्यू जाएगी 2π/√L और ये g/6 ऐसा हो जाएगा, यानी Tm = √6T अर्थ। मून पे जो टाइम पीरियड है ना अर्थ के टाइम पीरियड से √6 टाइम्स ज़्यादा होगा, ठीक है ना। √L/g की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, जो अर्थ वाला है ना उसकी वैल्यू हो जाएगी, ये √6 एक्स्ट्रा आ रहा है वो बाहर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये रिलेशन भी पूछ सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया कि अर्थ पे तो टाइम पीरियड इतना है या मून पे इतना है, तो जो भी ऑपोजिट वाला है वो कैलकुलेट करो, तो सिंपली √x से मल्टीप्लाई करना है अगर मून पे निकालना है तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट। तो ग्रेविटी पे कैसे डिपेंड करता है वो है। इसके अलावा क्या हो सकता है, आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि हमारे पास एक पेंडुलम है, एक लिफ्ट है, और हमने जो पेंडुलम है ना उसको उस लिफ्ट के अंदर लगा दिया, ठीक है, इस लिफ्ट के अंदर हमने पेंडुलम को लगा दिया है। तो अब आप बताओ कि अगर 3 सिचुएशन, अगर लिफ्ट कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तब क्या होगा? अगर एक कांस्टेंट या वेरिएबल एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तब क्या होगा? तो अगर हमें पूछा है कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन इज 0, तो उस केस में हमारा टाइम पीरियड सेम रहने वाला है 2π√L/g। अगर हमें पूछा है कि ये जो लिफ्ट है ना वो a एक्सीलरेशन से ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, तब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√L/g+a। अगर पूछा है नीचे आ रही है a एक्सीलरेशन से, तो हो जाएगा 2π√L/g-a। अब g+a कैसे है, g-a कैसे है, ये हमें पता है। जब लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में जाती है तब हमें क्या होता है, हैवीनेस फील होती है, मतलब हमें ज़्यादा वेट लगता है। तो इसकी वजह से हम लोग ये सारे कैलकुलेशन भी हम लोग कर चुके हैं, तो g+a हो जाता है। और जब नीचे की डायरेक्शन में आ रही है ना, तो जो सूडो एक्सीलरेशन होती है, अगर ये नीचे आ रही है तो सूडो एक्सीलरेशन ऐसे होती है, और g हमारा नीचे की साइड होता है, तो g-a हो जाता है। हमें थोड़ा सा लैग हो गया था लाइट में, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमने फॉर्मूला निकाला 2π√L/g फॉर सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला निकाला। अब मैंने बताया था कि जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो स्प्रिंग वाले केसेस के अंदर हम लोग टाइम पीरियड पढ़ते थे, वहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कोई रोल नहीं था, लेकिन यहाँ हमारा जी इन्वॉल्व होता है। तो ये काफ़ी वेरिएंट्स है इसके, जो हमने पढ़ दिया कि अगर हम लोग मून पे यानी किसी दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं जहाँ पे जी अर्थ के ग्रेविटी से अलग होता है, तो वहाँ पे इसका टाइम पीरियड भी चेंज होने वाला है, वो हमने मून के लिए स्टडी कर लिया है। उसके बाद में हमने बोला कि अगर हम लोग लिफ्ट वाला केस लेते हैं कि अगर लिफ्ट अप जा रही है डाउन जा रही है, अगर लिफ्ट अप जा रही है तो ये हो जाएगा 2π√L/g+a, और अगर ये डाउन जा रही है लिफ्ट तो ये हो जाएगा L/g-a, ठीक है। ये दो केसेस हो सकते हैं, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो वहाँ पे एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, और फॉर्मूला सेम यही रहने वाला है। ये तीनों केस हमने पढ़ लिए। उसके बाद में हम लोग एक केस हमारा ये बन सकता है कि फॉर एग्जांपल कोई एक ट्रक है, कोई भी गाड़ी ट्रक ले लो, वो किसी एक्सीलरेशन a से ट्रैवल कर रही है, और हमने ये जो पेंडुलम है ना हमारा, वो हमने इसके रूफ पे रख दिया, ठीक है। इसको एक एंगल थीटा से डिस्प्लेस कर दिया, रूफ पे कर दिया। अब ये ऑसिलेट कर रहा है। नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर दिस टाइप ऑफ पेंडुलम, जो किसी गाड़ी के ऊपर है और जो खुद का उसका अपना एक एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे जो हमारे पास टाइम पीरियड हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 2π√L/g। जी कौन सा? इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा √g² + a², ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूँ जी इफेक्टिव की, तो वो हमारे पास हो जाएगा √g² + a², और वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी है। कैसे आया निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। कोई न्यूमेरिकल आएगा तो हम लोग डेफिनेटली निकालेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे हम लोग वो सारी चीज़ें पढ़े रहे जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत बार, वो हमको यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ अब दोबारा करवाने से मुझे नहीं लगता अब इस स्टेज में मैं दोबारा ये सारी चीज़ें करवाऊंगी। कैसे एक्सीलरेशन बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है हम लोग करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। इसके अलावा और भी केसेस, हाँ एक केस हो सकता है कि अगर हम लोग बात करें कि किसी इंक्लाइन प्लेन के अंदर यहाँ पे हमने हमारा पेंडुलम रखा है, ठीक है।
तो अब इस केस में थीटा एंगल से आप इसको कर दो डिस्प्लेस, तो इस केस में हमारा टाइम पीरियड चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पे ग्रेविटी के कांस्टेंट बन जाते, ये mg था, ये mg cos थीटा, mg sin थीटा, इस टाइप से हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा टाइम पीरियड होने वाला है ना, वो होने वाला t = 2 π√L/g cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे जो जी इफेक्टिव है ना वो हो जाएगा जी cos थीटा। तो इस टाइप से बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, 10 से 12 केस बन सकते हैं अलग अलग। ये बेसिकली अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स है, ये किसी टॉपिक का पार्ट नहीं है। दीज आर द न्यूमेरिकल्स जहाँ पे हमको अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। बिकॉज हमने वो न्यूमेरिकल नहीं करवाए तो इसलिए मैं एक बार ये रिजल्ट डिस्कस कर रही हूँ, बट डेफिनेटली कोई न्यूमेरिकल जब हम लोग न्यूमेरिकल वाला पार्ट करेंगे तो वहाँ पे हमको इनको डीपली पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ केसेस हो गए। इसके अलावा जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करेंगे, इवन छोड़ो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका क्लास 11th-12th में तो हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ चुके, तो उसके रिलेटेड भी केस आता है। कैसा आता है? फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कंटेनर। ठीक है, हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर कोई भी एक लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ पे हमने हमारा क्या कर दिया, पेंडुलम रख दिया। ठीक है, इस टाइप से सेम केस है, थीटा एंगल पे उसको डिस्प्लेस कर दिया। अब ऑब्वियसली बात है, हमने इसको डिस्प्लेस करा, यहाँ पे भी ऑसिलेशन होगा। क्या ऑसिलेशन का टाइम पीरियड सेम होगा? नहीं, टाइम पीरियड तो सेम नहीं होगा, चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा? तो देखो, हमने जो भी लिक्विड लिया है उसकी डेंसिटी ले लो रो, ये जो बॉब है जो भी हमने ऑब्जेक्ट लिया उसकी डेंसिटी ले लो सिग्मा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनता है ना, वो बनता है t = 2 π√L/g इफेक्टिव। जी इफेक्टिव यहाँ पे कितना होगा? ये होगा g1 - ρ/σ। तो वही वैल्यू हम लोग पुट करेंगे g1 - ρ/σ, और ये हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड जब हम लोग फ्लूइड वाला केसेस या फिर इस टाइप का कोई केस लेते हैं जहाँ पे हमने हमारे पेंडुलम को किसी लिक्विड के अंदर रखा, वहाँ पे हम लोग टाइम पीरियड क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। अगेन कैसे आया, पढ़ चुके हैं। सी देखो, अभी हम लोग जिस स्टेज पे ना, हम लोग हमारा चैप्टर, हमारा सिलेबस खत्म कर रहे हैं क्लास 11 का, तो यहाँ पे हम लोग मोस्टली चीज़ें ऐसी बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस, बिकॉज हमने एक्चुअल में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम लोग लास्ट फाइनल टॉपिक की साइड जा रहे हैं, तो डेफिनेटली सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, वैसे तो अगर इस स्टेज पर अगर किसी को ये चीज़ें नहीं आती है ना, तो आपको थोड़ा सा टेंशन लेना चाहिए। तो फिर भी चलो ठीक है, कोई नहीं, अब एग्जाम में टाइम है, आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ें अभी भी कर सकते हो। तो अच्छे से अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, पुराने वीडियोस चेक करो, ज़रूरी नहीं है मेरा ही देखो। ठीक है, मैं ऐसा आपको फोर्स नहीं कर रहा और किसी का वीडियो मत देखो, सिर्फ मेरा देखो, नहीं, आपको जहाँ से समझ में आता है वहाँ से पढ़ो। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें फ्लूइड डायनामिक्स वाले चैप्टर में पढ़ चुकी कि कैसे वो रिलेशन आए, वही हमने सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करी है। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केसेस में भी ये अलग होता है कि जहाँ पे हमने हमारे पेंडुलम को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, यहाँ पे कोई फील्ड है उसके अंदर हमने पेंडुलम को रखा, तो क्या वहाँ पे टाइम पीरियड में चेंजेस आएंगे? डेफिनेटली आएंगे, बिकॉज लेकिन वो क्लास 12th में है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, वहाँ पे जो जी इफेक्टिव होगा ना, वो क्या होगा, g - QE/m। ये लॉरेंस फोर्स से निकल जाएगा। ज़्यादा डिटेल में हम लोग बात नहीं करें बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी ये वेरी होता है। मेरे कहने का मतलब है कि फील्ड से भी ये वेरी होता है। तो इस फॉर्मूला के बहुत सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं, द नंबर ऑफ वेरिएंट्स। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एक फॉर्मूला आता है रोटेशनल मोशन के अंदर, बहुत सारे फॉर्मूलाज है, लेकिन हम लोग अलग अलग एक एक को स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग डेफिनेटली जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, और कहीं पे मैं ऐसे ही न्यूमेरिकल्स लूँगी जहाँ पे वो फॉर्मूलाज आ रहे हैं, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपके पास वो फॉर्मूला भी अवेलेबल हो। तो बेसिकली इनसे हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हॉरिजॉन्टल वाला था स्प्रिंग के लिए, सारे केसेस हमने अच्छे से पढ़े, इवन स्प्रिंग के जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं वो भी पढ़े। उसके बाद हम लोग आए एंगुलर ऑसिलेशन की साइड, जहाँ पे हमने सिंपल पेंडुलम पढ़ा। बट दिस इज द पेंडुलम, जहाँ पे हम लोग क्या केस लेते हैं, एकदम आइडियल केस लेते हैं कि हमने पेंडुलम को डिस्प्लेस करा। ठीक है, सी लाइक दिस, ये हमारा पेंडुलम है। ओके, हमने इसको यहाँ पे डिस्प्लेस करा एक एंगल थीटा से, देन हमने छोड़ दिया। ये वाले जो आइडियल केसेस है ना, वहाँ पे हम लोग मानते हैं कि जो भी जिस भी टाइप का ऑसिलेशन हो रहा है ना, उसका जो एम्पलीट्यूड है ना, दैट इज कांस्टेंट। मतलब एम्पलीट्यूड में टाइम के साथ कोई चेंजेस नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या हुआ, ये टाइम है, दिस इज द एम्पलीट्यूड, एंड लेट्स से दोनों साइड लेते हैं, दिस इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये टाइम के साथ ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ऊपर वाली, यही तो एम्पलीट्यूड होता है ना, ये सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या रहा, हमने जिस फ्रिक्वेंसी से, जिस एम्पलीट्यूड से उसको छोड़ा था ना, वो कंटिन्यूसली उसी एम्पलीट्यूड से क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है।
और अगर वो कांस्टेंट रहता है, टाइम के साथ उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो इसका मतलब हमने एक बार उसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया और वो लाइफ टाइम तक चलता ही रहेगा। ऐसा आइडियल केस बोलता है, जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप खुद सोचो ना, मैंने किसी को डिस्प्लेस कर दिया, मैंने एक फुटबॉल को, वहाँ बॉल है, यहाँ से इसको फोर्स देकर दिया, तो वह कंटिन्यूसली ऐसे मूव नहीं करती रहेगी, एक टाइम पे कि वो रुक जाएगी। क्यों? बिकॉज वहाँ पे हम लोग और भी अलग अलग टाइप के फोर्सेस को कंसिडर करते हैं, सिर्फ आइडियल केस नहीं लेते। तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, और उसमें हमारे पास ना दो केस बनते हैं। एक केस बनता है किसका? डैम्प्ड ऑसिलेशन का, और दूसरा बनता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल में ये दोनों चीज़ें नहीं है, तो हम लोग भी शॉर्ट में करवाएंगे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स अच्छे बनते हैं, वो हम लोग करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन की। डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होता है? डैम्प्ड ऑसिलेशन मैंने अभी बताया कि यहाँ पे हमारा जो एम्पलीट्यूड है ना, डेफिनेटली वो कांस्टेंट नहीं रहने वाला है। अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ, सबसे पहले हम लोग फोर्स की बात करते हैं। जब हम लोग जनरल ऑसिलेशंस पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पे हमारे पास सिंपली एक टाइप का फोर्स लग रहा था, जो कि हमारी ऑसिलेशन की कंडीशन भी थी, दैट इज F इक्वल्स टू माइनस kx विच इज रीस्टोरिंग फोर्स। इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा था, ऐसा कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लग रहा था कि जो उसके ऑसिलेशन को टाइम के साथ कम करे या फिर एम्पलीट्यूड को कम करे या ज़्यादा करे। इस टाइप का कोई अपोजिंग फोर्स वहाँ पे नहीं था। लेकिन जब हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा एक ड्रैगिंग फोर्स भी काम करता है, जिसको हम लोग लिखते हैं बी। वी से ये ड्रैग फोर्स बोल दो, ड्रैग फोर्स। और ये जो बी है ना, दिस इज ड्रैगिंग लिख लो, ड्रैगिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक अलग से फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, इट इज अ अपोजिंग फोर्स, जो हमारे ऑसिलेशन के जिस डायरेक्शन में उसको अपोज कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो एम्पलीट्यूड है ना, ये कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और चेंज भी कैसा? टाइम के साथ कम हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। इसीलिए हम इसको अपोजिंग फोर्स बोले ना, कि टाइम के साथ जो एम्पलीट्यूड है वो रिड्यूस हो रहा है। तो उसी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लेट्स से ए इज द एम्पलीट्यूड जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी अपॉन 2m। थोड़ा सा फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, इसके ऊपर थोड़े से न्यूमेरिकल करो, आपको फॉर्मूला को देखने की जरूरत भी नहीं है, इतना अच्छे से आपको याद हो जाएगा। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ए नॉट इज इनिशियल एम्पलीट्यूड की, इनिशियली जब हमने उसको एक बार को डिस्प्लेस करा, जो इनिशियल एम्पलीट्यूड हुआ ना, वो टाइम के साथ कितना चेंज होगा, तो इनिशियल वो तो फिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने 10 से स्टार्ट किया, इनिशियली द एम्पलीट्यूड वॉज 10 या 20, जो भी आपको लेना, फिर वो टाइम के साथ कम होगा, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 0, जहाँ पे 0 मतलब एम्पलीट्यूड एकदम कम हो गया, मतलब हमारा जो पेंडुलम जो हमने लिया था वो अब स्टेबल हो गया, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो ये है इनिशियल एम्पलीट्यूड। बी जो है वो ड्रैगिंग कांस्टेंट है, टी इज टाइम, एम इज मास, बाकी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे माइनस बी टी अपॉन 2m बता रहा है कि इट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, रिड्यूस हो रहा है टाइम के साथ, दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं इसको डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब कम होना, ठीक है ना। तो डैम्पिंग ऑसिलेशन मतलब टाइम के साथ जो ऑसिलेशंस है उनका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो वही ये फॉर्मूला उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ से हम लोग एनर्जी भी निकाल सकते हैं। अगर मैं एनर्जी की बात करूँ ना, तो हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? हमें पता है कि हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला था ½ ए क्या था? एम्पलीट्यूड ही था। अगर हमारा एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कम हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी भी हमारे टाइम के साथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा। और स्क्वायर, ए का स्क्वायर जब मैं स्क्वायर करूँगी ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आएगा माइनस BT अपॉन M। अगेन E0 इज इनिशियल एनर्जी, और E इज एनर्जी जो टाइम के साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, और अगर मैं इसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करूँ कि ये टाइम है, ये एम्पलीट्यूड है, पहले वाले केस में इट वाज कांस्टेंट, टाइम के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा था, बट अभी क्या हो जाएगा? ये टाइम के साथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये ऐसे यहाँ अब आप देखो, एम्पलीट्यूड पहले इतना था, फिर इतना हुआ, इतना इतना, धीरे धीरे क्या हो गया? कम हो गया। तो डैम्पिंग ऑसिलेशन का जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। मतलब जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ रिड्यूस होता है, और एक पॉइंट पे आके इतना कम हो जाता है कि वो ऑसिलेशन करना बंद कर देता है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, अपनी स्टेबल पोजीशन पे वो आ जाता है। तो ये है हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये दो फॉर्मूलाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ तो सेम रहती है, x इक्वल्स टू a साइन
ओमेगा टी, बस चेंज इतना है कि जब हम लोग नॉर्मल इक्वेशन में पढ़ते थे तो ए कांस्टेंट रहता था, यहाँ पे जब हम लोग डैम्पिंग में बात करेंगे तो दिस ए इज व्हाट वेरिएबल, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन। अभी इसी में एक रहेगा हमारे पास फोर्स्ड ऑसिलेशन, यहाँ पे आप कर दो फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन का मतलब है यहाँ पे देखो डैम्पिंग तो इधर भी हो रही है, मतलब एम्पलीट्यूड इधर भी टाइम के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हमारे पास नॉर्मल ये तो कंडीशन है, रिस्टोरिंग फोर्स तो आना ही आना है, इसके अलावा डैम्पिंग फोर्स भी आएगा, इसके साथ में एक और फोर्स आएगा F इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। इसका मतलब हम लोग अलग से एक फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स। और ये जो ओमेगा डी है ना, दैट इज ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे एक अलग से फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी भी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अलग है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी अलग है, नेचुरली जब आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे तो वो किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और ये आपने अलग से एक फोर्स लगाया, उसकी अपनी अलग एक फ्रीक्वेंसी है जिसको हमने बोल दिया ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे जब हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे या फिर हम लोग बात करते हैं एम्पलीट्यूड की, तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है ना वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा। एक होगा ओमेगा नॉट जो है इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जब हम लोग कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, और एक किस पे, ओमेगा डी यानी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो हमने अलग से क्या किया है, अप्लाई किया। इन दोनों पे ही हमारा एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा। और ऐसा केस जहाँ पे ओमेगा डी ओमेगा नॉट के बराबर हो जाए, मतलब जो फ्रीक्वेंसी हम लोग बाहर से अप्लाई कर रहे हैं और जो एक ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर वो दोनों सेम हो जाए ना, तो उस फ्रीक्वेंसी पे हमको क्या मिलता है, रेजोनेंस मिलता है। क्या मिलता है, रेजोनेंस मिलता है। और इस रेजोनेंस पे जो एम्पलीट्यूड होता है ना वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जहाँ पे भी रेजोनेंस क्रिएट होता है, हम लोग ऑसिलेटर की बात करें, हम लोग गिटार की बात करें, कोई भी ऐसे ट्यूनिंग वाली चीज़ है जहाँ पे हम लोग रेजोनेंस हमको मिल सकता है, तो जो रेजोनेंस होता है ना उस पर हमको एम्पलीट्यूड क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ओमेगा डी एंड ये हमारा हो जाएगा एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग ओमेगा डी को बढ़ाते ए बढ़ाते, ठीक है, लेकिन एक ऐसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल द कर्व इज लाइक दिस, और यहाँ पे आप देखो इस फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा जो डी है ना वो किसके बराबर हो जाता है, ओमेगा नॉट यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो एम्पलीट्यूड है ना वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, जो कि मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया भी है कि जहाँ पे ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है ना, वहाँ पे हमें एम्पलीट्यूड क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। तो दिस इज़ द केस। इसके अंदर हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज भी होते हैं। ये जो एम्पलीट्यूड है ना इसका कुछ फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, बट आई थिंक वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो हायर क्लासेस में, मैंने भी हायर क्लासेस में ही पढ़ा है वो फॉर्मूला। लेकिन अगर फिर भी किसी न्यूमेरिकल में या कहीं किसी प्रॉब्लम में मुझे दिखता है तो मैं डेफिनेटली आपको करवाऊंगी। अगर वो कहीं एक क्वेश्चन में भी मुझे दिखता है तो मैं डेफिनेटली आपको करवाऊंगी कि वो फॉर्मूला क्या है और कैसे आया है। तो ठीक है, इससे ज़्यादा फोर्स्ड ऑसिलेटर में इतना कुछ है नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑफिशियली सिलेबस जो सीबीएसई का सिलेबस है, बुक वाइज जो सिलेबस है वो एंड होता है। बहुत सी चीज़ें रही है मुझे पता है, लेकिन वो चीज़ें किसके लिए रही है, जो टॉपिक्स रहे या न्यूमेरिकल्स रहे वो रहे जेई वालों के लिए और नीट वालों के लिए। अगर आप सिर्फ सीबीएसई की बात करें तो हम लोग सिलेबस कर चुके हैं। फिर भी आपको कहीं लगता है कि कोई मैंने टॉपिक छोड़ दिया जो इंपॉर्टेंट था, तो डू लेट मी नो। ठीक है ना, मुझे भी पता होना चाहिए कि मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया है, बिकॉज मैं खुद भी नहीं चाहती कि मैं कोई टॉपिक छोड़ूँ, तो आप मुझे बताना तो मैं करवाऊँगी। तो यहाँ पे हमारा सिलेबस तो ख़त्म होता है। इसके बाद जो चीज़ रहती है जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि अब आप लोग मुझे बताओगे कि आपको आगे कौन से वीडियोस देखने हैं। दो ही ऑप्शन है, वन शॉट वीडियोस एंड न्यूमेरिकल्स। करवाने मुझे दोनों हैं, लेकिन आप मुझे बताओगे कि पहले मुझे वन शॉट वीडियोस करवाने हैं या फिर न्यूमेरिकल वाले वीडियोस करवाने हैं। वन शॉट का मतलब है जितने भी चैप्टर्स मैंने करवाएंगे वो सारे के सारे चैप्टर मैं वन शॉट में डालूंगी। 1 घंटा या फिर अगर कोई बड़े यूनिट्स रहे तो वो 1.5 घंटे तक भी जा सकते हैं। उस 1.5 घंटे में आपका एक पूरा यूनिट कंप्लीट करवाऊंगी मैं। वो इतना डिटेल्ड वीडियो नहीं होंगे, ठीक है ना। डिटेल्ड वीडियो एक एक मैं करवा चुकी हूँ, आपको खुद को पता है कि मैंने अच्छे से टाइम लेके 5-5, 6-6 वीडियो करके एक एक चैप्टर कंप्लीट करवाया है, ठीक है। कहीं कुछ छोड़ा नहीं है, लेकिन वन शॉट में करवाऊंगी रिविज़न के पर्पज़ से कि आप लोग का रिविज़न हो जाए, बिकॉज आपके एग्जाम्स पास में आ रहे हैं। देन हम लोग
प्रॉपर जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ना उस पर जाएंगे, बिकॉज मैंने क्लास 11th करवाई है और मुझे पता है कि क्लास 11th वाले नीट और जेई के लिए तो नहीं दे रहे होंगे, जो क्लास 12th वाले पढ़ रहे होंगे वो डेफिनेटली देने वाले होंगे, लेकिन वो जो 11th के हैं वो नहीं देने वाले होंगे। तो इसलिए मैं न्यूमेरिकल्स तो आराम से जून जुलाई तक मैं करवाती रहूँगी, बिकॉज आप लोगों को तो 2025 में देना है नीट जेई का पेपर। सो दैट इज़ द डिफरेंट केस। पहले आप लोग मुझे बताना कि आपको वन शॉट वीडियोस पहले देखने या फिर न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट पहले देखने। इन बिटवीन मैं न्यूमेरिकल्स तो करवाती ही रहूँगी, कोई शॉर्ट्स में या कैसे भी जैसे भी पॉसिबल होता है छोटे छोटे वीडियोज़ डाल के। तो यहाँ पे ऑफिशियली हमारा चैप्टर एंड होता है, हमारा सिलेबस भी ख़त्म होता है। अभी जितना कुछ बचा है या फिर जो चीज़ें आपको लगता है डिफ़िकल्ट है, नहीं हो पा रही, तो वो टॉपिक्स मुझे बताना ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग प्लान करूँगी मुझे कैसे सारे वीडियो शेड्यूल करने हैं। सो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अच्छे से पढ़ना, कहीं प्रॉब्लम आती है मुझे बताना, एंड नए साल में बहुत अच्छे अच्छे गोल्स रखना, सारी चीज़ें करना, अच्छे से करना। देखो बहुत ही कॉम्पिटिटिव वाला टाइम चलता है आजकल, पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ोगे तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी आने वाले टाइम में। अभी इतना कंपटीशन है तो आने वाले टाइम में आप खुद सोच सकते हो कि इतना कंपटीशन होगा। सो पढ़ाई को स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ो, बहुत ज़्यादा टेंशन मतलब अरे यार ये नहीं, जितना सोचने में टाइम ख़राब कर रहे हो ना उतने में एक चैप्टर हो जाता है, ये रियलिटी है। तो उतना मत सोचो, जितना होता है अपना 100% करो। उसके बाद आप कहीं पीछे रह जाते हो तो वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अपना 100% दो और अच्छे से पढ़ाई करो। इस नए साल में आपके सारे गोल्स पूरे हो, आपकी सारी विशेज़ पूरी हो। मेरी ये ब्लेसिंग्स है आप सब लोगों को। एंड फिर ठीक है, हम लोग आज यहाँ पे रैप अप करते हैं हमारा। नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे बताना क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वीडियोस प्लान करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।